फर्क है बेटा सांस लेना और सांस छोड़ना, और उसी सांस से एनर्जी बनाना इज रेस्पिरेशन। और इसी स्टेप को बेटा हम कहते हैं द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ब्रीदिंग। इन टाइप के एनिमल्स को बेटा ये अपनी ब्रीदिंग करते हैं थ्रू द लंग्स, और लंग्स से ब्रीदिंग को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब आप चाहते हो आप सांस लो और हवा अंदर जाए, तो बेटा हवा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाएगी, बट फिर उसे विश्वास दिलाता है हीमोग्लोबिन, आई एम द वन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, माय नेम इज डॉक्टर आरिश अली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ। तो बेटा आज हम कवर करने वाले हैं हमारी क्लास 11th का चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चैप्टर से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपके स्कूल एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम हो। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विद क्वेश्चन प्रैक्टिस हर कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर को हम अच्छे से कवर करें इस वीडियो में, ताकि आप इसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको सब इजी गो लगे। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा, कुछ भी हम पार्ट स्किप नहीं करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि रेस्पिरेशन होता क्या है। अब बहुत लोग बेटा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही चीज कह देते हैं, हालांकि आपकी एनसीईआरटी पे ये लाइन लिखती है कि कहीं ना कहीं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को वो एक डिनोट कर रही है एक पैराग्राफ में, बट बेटा रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो सांस आपने ली है उसकी मदद से बॉडी में खाना तोड़ के एनर्जी बनाना, बट ब्रीदिंग होता है सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। फर्क है बेटा सांस लेना और सांस छोड़ना, और उसी सांस से एनर्जी बनाना इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहां पे उस फर्क को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो बेटा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यहां दे रखी है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है किस लिए? ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ताकि उससे एनर्जी बन सके। ठीक है, इन चीजों का यूज किया जाता है ताकि एनर्जी बन सके। ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बेटा। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में कि रेस्पिरेशन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, राइट। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। ब्रीदिंग समझते हैं क्या होता है। ब्रीदिंग मतलब होता है बेटा मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है इट इन्वॉल्व सिंपल इनहेलेशन, इंस्पिरेशन सांस लेना, एंड एक्सहेलेशन दैट इज सांस छोड़ना। ठीक है, चलिए तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। बिफोर दिस मैं आपको बताना चाहूंगी देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बारे में हम थोड़ा डिटेलिंग करेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क होता है। पहले वो देख लेते हैं, आ जाओ। तो मान लीजिए ये है आपका बेटा एनवायरमेंट, अब ये है आपकी बॉडी की लंग्स। ठीक है, हम एक बारी के लिए मांग लेते हैं दिस आर लंग्स, तो मैं यहां पे लिख देती हूं लंग्स। ठीक है, अब होता क्या है, जब आपने सांस ली, ऑक्सीजन ली, यहां से आपने क्या किया, इनहलेशन किया, आपने सांस अंदर ली अपनी लंग्स के अंदर, फिर बेटा आपने सांस बाहर छोड़ दी, CO2 रिलीज कर दी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सहेलेशन। ठीक है, सांस ली इज इनहेलेशन, सांस छोड़ दी इज एक्सहेलेशन। ठीक है, और इसी स्टेप को बेटा हम कहते हैं द फर्स्ट स्टेप, दैट इज ब्रीदिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। अब क्या हुआ यार मैम, लंग्स में ऑक्सीजन जाने के बाद वो कहां जाती है? बेटा लंग्स आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन आई है उसको आपकी ब्लड में भेजती हैं। तो यहां पर मैं बनाना चाहूंगी बेटा आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब बेटा लंग्स ने क्या किया, लंग्स ने बोला यार अब इस ऑक्सीजन को मैं रख के क्या करूंगी, इस ऑक्सीजन को मैं भेजती हूं। तो ये ऑक्सीजन बेटा अब जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। कहां जाएगी ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन बेटा जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। अब ऑक्सीजन क्या करती है बेटा, ऑक्सीजन मिलती है फूड से, क्योंकि आप लोग तो खाना तो चपड़ चपड़ खाते रहते हो। तो बेटा ऑक्सीजन मिलती है फूड से, और उसके बाद होता है ब्रेकडाउन। ऑक्सीजन बेटा फूड को तोड़ती है, और क्या बनता है बेटा, एनर्जी बनती है, प्लस CO2 बनता है।
एनर्जी बनती है और CO2 बनता है। अब ये CO2, दिस CO2 बेटा विल गो बैक, इस CO2 को बेटा हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस CO2 को बेटा हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन को क्या समझना है, बहुत सिंपल सी प्रोसेस थी। हमने बेटा एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ली, ब्लड के थ्रू हमने बॉडी में भेजी, बॉडी ने बेटा इस ऑक्सीजन के साथ फूड के साथ कंबाइन किया, इस फूड को तोड़ा और बनी क्या, एनर्जी और CO2। ठीक है, पानी भी बनता है बेटा, साथ में H2O भी बन रहा है, बट ये जो CO2 है, इस CO2 को बेटा बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से थ्रू एक्सहेलेशन। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं बेटा, यहां हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अलग अलग गैसेस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। और बेटा यहां जो एनर्जी बन रही है, इस स्टेप को कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि बेटा ये जहां हो रहा है ये आपके बॉडी के सेल्स हैं जिनके अंदर ये चीज हो रही है, इसलिए कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग, सांस लेना एंड सांस छोड़ना, एंड एनर्जी बनना इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं। अब यार अलग अलग टाइप के जानवर हैं धरती पर, चिड़ियाएं हैं, मछलियां हैं, ह्यूमंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और बेटा हर टाइप का ऑर्गेनिज्म अलग टाइप की रेस्पिरेशन करता है। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कि कौन जानवर कहाँ रहता है, अगर बेटा जानवर पानी में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, तो वो बेटा रेस्पिरेशन करते हैं दैट इज थ्रू देयर गिल्स, और इस टाइप की रेस्पिरेशन को कहते हैं ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। दैट इज बेटा जब गिल्स की मदद से पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जैसे मोस्टली फिशेस अपने गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। फिर आते हैं बेटा जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल या लैंड पे रहते हैं, इन टाइप के एनिमल्स को बेटा ये अपनी ब्रीदिंग करते हैं थ्रू द लंग्स, और लंग्स से ब्रीदिंग को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम हैबिटेट को हटा दें, ये तो था बेटा हैबिटेट के बेसिस पे, अब हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अगर बेटा आपने एनिमल किंगडम का वन शॉट नहीं देखा है तो आप देखना, क्योंकि बेटा मैंने वहां पढ़ाया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हो। ठीक है, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो बेटा यहां हम पढ़ेंगे सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो भाई बात करते हैं हम लोग सेल्यूलर लेवल पे, कौन से जानवर बेटा सेल्यूलर लेवल पे होते हैं, पॉरीफेरा। ठीक है, फिर टिश्यू लेवल पे होते हैं बेटा दो बहनें, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल पे सिर्फ एक ही फाइलम होता है दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थीज। ऑर्गन सिस्टम में बेटा आते हैं एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, गिल, ठीक है, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सब आते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम में। पर अब ये ब्रीदिंग कैसे करते हैं, तो बेटा पॉरीफेरा से लेकर आपके एस्केहेल्मिन्थीज तक ये चार, ठीक है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज, ये सब बेटा अपनी डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी वॉल से रेस्पिरेशन करते हैं। किसे, डिफ्यूजन थ्रू देयर बॉडी वॉल। अगर हम बात करें बाकी जानवर मैम कैसे करते हैं, तो एनेलिडा, एनेलिडा में बेटा यूजुअली आते हैं अर्थवर्म्स। ठीक है, आपने देखा होगा अर्थवर्म्स की स्किन चिपचिपी सी होती है, उनका मॉइस्ट क्यूटिकल होता है जिसके थ्रू ही बेटा वो अपनी रेस्पिरेशन करते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आते हैं बेटा मेजरली आपके इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था बुक लंग्स, बुक गिल्स, नॉर्मल लंग्स, गिल्स, ठीक है, अलग अलग चीजों से बेटा ये लोग करते हैं रेस्पिरेशन। मॉलिस्का में बेटा आते हैं आपके स्नेल, ऑक्टोपस, ये करते हैं बेटा थ्रू गिल्स। एकाइनोडर्मेटा में आती हैं बेटा आपकी स्टारफिश जैसे, ठीक है, स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म, ये बेटा इनके होते हैं ट्यूब फीट। ठीक है, क्या होते हैं इनके, ट्यूब फीट, और इनके पास क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू बेटा ये लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, ट्यूब फीट। हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में बेटा हमने क्या पढ़ा था, बलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ये लोग बेटा गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। मैम कॉर्डेटा का तो आपने बताया नहीं, तो यस, अब हम जानते हैं बेटा कॉर्डेटा में कैसे रेस्पिरेशन होती है। कॉर्डेटा के अंदर बेटा आपके आते हैं सबसे पहले बहुत ही ज्यादा फेमस आपकी 4-5 चीजें आती हैं, दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस माने बेटा मछलियां जो करती हैं गिल्स से।
फिर बेटा आते हैं आपके एम्फीबियंस। एम्फीबियंस माने बेटा फ्रॉग। अपन लोगों ने जब फ्रॉग पढ़ा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल आप लोग पढ़ते हो, तो फ्रॉग बेटा कैसे रेस्पिरेशन करता है? वो अपनी स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, वो लंग से भी करता है, वो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी करता है। ठीक है, एम्फीबियंस के बाद आते हैं बेटा रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये तीनों बेटा रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स। ठीक है, इस तरीके से बेटा कॉर्डेटा करते हैं रेस्पिरेशन। अब मैं आपको दिखा देती हूं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मछलियों के पास होते हैं गिल्स। अगर आप देखें, बहुत ध्यान से देखना चाहोगे, एकदम मस्त डायग्राम। ठीक है, ये होते हैं बेटा इनके गिल्स। चलिए, ये होती हैं बेटा बुक लंग्स। ठीक है, जो कि आपको इंसेक्ट्स वगैरह में दिखती हैं। दीज आर बुक गिल्स। ठीक है, ये आपको किंग क्रैब के अंदर दिखते हैं, दैट इज बुक गिल्स। चलिए, क्योंकि एकदम किताब की तरह लग रहे हैं ऐसे खुले हुए, इस वजह से। चलिए, मूविंग ऑन टू द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, तो आइए बेटा हम बनाते हैं क्या भाई, ओ भाई एकदम मोटा आदमी थोड़ी बनाना है हमें। ठीक है, तो बेटा अभी हम जिस भी इंसान की लंग्स बना रहे हैं, अब बेटा यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें दो तीन चीजें सीखनी है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले। भाई सांस कहां से लेते हैं? मैम नाक से लेते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। भाई हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं, फिर ये सांस बेटा हमारी नाक से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए हमारी लंग्स में आती है। बट आपने कभी सोचा कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपकी चेस्ट पर बहुत प्रेशर आ जाए, तो फिर आपकी लंग्स कहीं पिचक गई तो? बेटा लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले तो ऊपर होती है रिब्स, बट लंग की खुद की भी प्रोटेक्शन के लिए लंग के ऊपर होती है बेटा कवरिंग। ठीक है, जिसे बेटा हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं पेरिफेरल प्लूरल मेम्ब्रेन। जो बेटा अंदर की तरफ होती है, इसे कहते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिफेरल प्लूरल मेम्ब्रेन बाहर वाली, अंदर वाली विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। अब बेटा इसके अंदर एक शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड होता है। क्या होता है इसके अंदर? एक शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड। राइट, इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या कहते हैं हम इसे? प्लूरल फ्लूइड। अब बेटा लंग्स के पास में एक और बहुत स्पेशल मसल होती है जो लंग के साथ मिलके काम करती है, जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम बेटा एक डोम शेप्ड मसल होती है। मैम डोम शेप्ड क्या होता है? तो बेटा डोम शेप्ड होता है कुछ ऐसा। वाओ, ठीक है, दिस इज अ डोम शेप्ड मसल कॉल्ड एज डायफ्राम। ठीक है, ये एक मसल होती है बेटा जो आपकी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में काफी मदद करती है। अभी हम जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसका रियल काम क्या होता है। चलिए बेटा, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लंग्स बेटा आपकी थोरैसिक कैविटी के अंदर है। सही बात है, वेंट्रल साइड है आगे की तरफ। तो बेटा आपकी लंग्स के आगे क्या है? स्टर्नम। ठीक है, आपकी स्टर्नम बोर्ड जो है बेटा वो आपकी आगे की तरफ है। फिर बेटा अगर आप पीछे मुड़ोगे तो पीछे क्या है? डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम। लंग्स के लेटरल साइड पे कौन है? दैट इज रिब्स। ठीक है, लंग्स के नीचे क्या है? दैट इज डायफ्राम। डायफ्राम हमारी प्यारी प्यारी मसल। तो आइए बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें सारी चीजें जो है बेटा क्लियर हो।
ये जो बेटा व्यक्ति देख रहे हैं ये बहुत ही हैंडसम, सुपर स्मार्ट, ठीक है, इनकी बॉडी शॉडी, और इनको हम हमारी क्लासेस में बुलाते हैं जिम्मू। तो भाई जिम्मू के लिए हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रखनी है आपको जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से बनाते हैं। यार इन्होंने सांस ली मस्त एकदम एकदम। अभी तो हालांकि इतना पॉल्यूशन है बेटा कि अगर मैंने ज्यादा सांस ली तो शायद लंग्स ही खराब हो जाए। तो भाई इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपनी नाक से सांस ली। तो बेटा सबसे पहले इंसान सांस लेता है दैट इज थ्रू नॉस्ट्रिल्स। तो बेटा इस हिस्से को कहते हैं दैट इज नॉस्ट्रिल्स। यहां से बेटा सांस अंदर गई। फिर आता है बेटा आपका ये नेजल चैम्बर। यहां से सांस इस चैम्बर में गई। दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज दी, ये देखो, अब ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो तुम, ये एरो जो मैंने पहले बनाया था वो एरो अब आ रहा है यहाँ पे। कई बार ये बोर्ड्स भी चमत्कारी चीजें करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा नेजल चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर बेटा आपकी नाक में क्या होता है? आपकी नाक में बाल हैं? अरे झूठ नहीं बोलना बेटा, सबकी नाक में बाल होते हैं, राइट? नहीं मैम हमारे तो नहीं है, ठीक है। तो बेटा बाल होते हैं नाक के अंदर, नेजल चैम्बर में होते हैं बाल। बाल के अलावा क्या होता है बेटा? चिपचिपी सब्सटेंस होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस, ठीक है। अभी ऐसे मैं गिली गिली सी सब्सटेंस बना देती हूँ यहाँ पे, दैट इज म्यूकस भी है। तो यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस भी होता है नाक में और बाल भी होते हैं। क्यों होते हैं बेटा यहाँ पे? क्योंकि जब आप सांस अंदर ले रहे हो बेटा, हो सकता है कचरा गंदगी भी आपकी नाक के थ्रू। तो यार आजकल तो लोग घर में एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं। बेटा आपकी बॉडी ने एयर को प्योरीफाई करने के लिए नाक से ही सिस्टम शुरू कर दिया है। इन्होंने भाई यहाँ पर म्यूकस, चिपचिपी सब्सटेंस दिए ताकि कोई डस्ट पार्टिकल्स, कोई कचरा हमारी लंग्स के अंदर ना जाए, वो यहीं अटक जाए। इसलिए बेटा अपनी नाक साफ करनी चाहिए कि वो एक फिल्टर है। घर में एयर फिल्टर की तो बहुत रील्स में वीडियो देखे होंगे, निकाल रहे हैं, साफ कर रहे हैं। अपनी नाक को भी साफ किया करो तुम, ठीक है। फिर बेटा यहां से, अरे व्हाट इज दिस, ठीक है। फिर बेटा होता क्या है, अब आपके नेजल चैम्बर से धीरे धीरे जो हवा है नीचे की तरफ आ रही है। दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा एक कॉमन चैम्बर होता है, ठीक है, जहां से हवा भी जा रही है, फूड भी जा रहा है, क्योंकि यहां पे बेटा आपके माउथ का चैम्बर भी है, समझे। तो बेटा अब ये फेरिंग्स के बाद यहां पे आती है दैट इज वॉइस बॉक्स, जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को बेटा आप लोग वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, जिसकी आवाज है सुरीली आवाज आपकी गले से निकल रही है, आपकी आवाज निकल रही है, दैट इज द लैरिंग्स पार्ट, राइट। अब बेटा ये आ रहा है दैट इज, दिस इज ट्रैकिया, और ये विंड पाइप से डिवीजन हो रही है दो में, ठीक है। हेयर इज, अरे भाई, हेयर इज लंग नंबर 1, हेयर इज लंग नंबर 2, ठीक है। तो यहां पर पहले देखेंगे दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया को बेटा आप लोग कह सकते हैं विंड पाइप, और बेटा ये विंड पाइप आगे जाके डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकस में। किस में डिवाइड हो रही है? दैट इज ब्रोंकस, राइट। इसे आप कह सकते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये यार और डिवाइड होगी, ये आकर और डिवाइड होगी, इसे कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर बेटा ये और डिवाइड होगी, ठीक है, दैट इज टर्शरी ब्रोंकाई। फिर बेटा ये और डिवाइड होगी, अरे मैम कितनी डिवाइड होती है ये? बेटा ये और डिवाइड होगी, ठीक है, दैट इज इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, या इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। फिर आई बेटा लास्ट ब्रोंक्यूल्स, ये और डिवाइड होगी, हाँ जी मैम बिल्कुल होगी। कौन सा कलर लें, कौन सा कलर लें हम लोग? ये ले लेते हैं, चलो, ठीक है। ये और डिवाइड होगी, जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं इनको? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इस तरीके से बेटा लंग्स में एक नेटवर्क बन जाता है, डिवीजन होता जाता है,
अब आखिरी में होते हैं बेटा बहुत ही प्यारे, सबके दुलारे, सबके फेवरेट, दैट इज एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई क्या होते हैं बेटा एंड में? दीज आर एल्वियोलाई। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपकी जो लंग्स हैं उनके अंदर एक नेटवर्क रहता है। एक बीमारी होती है बेटा ब्रोंकाइटिस, जहां पर बेटा इन जगहों पर सूजन आ जाती है, जम जाता है आपका कफ, जहां आप करते रहते हो। ठीक है, प्लस पॉल्यूशन की वजह से बेटा आपकी लंग्स जो होती है ना, इनमें ब्लॉकेज भी आने लग जाता है। इसलिए बेटा अपनी लंग्स का ख्याल रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपकी लंग्स होती हैं। चलिए, अब यहां पर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और बताएंगे, धीरे धीरे बताती हूं सब कुछ। अब बेटा आपके रेस्पिरेटरी जोन में 2 टाइप के जोन्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे बेटा हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो घर बनाएंगे, कुछ लोग हैं जो उसकी डिजाइनिंग करेंगे। ऐसे हम टीम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जब हम घर बनाते हैं। तो इसी तरह बेटा आपकी बॉडी ने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम ढंग से काम करे तो डिवीजन कर रखा है वर्क का। भाई कंडक्टिंग जोन वो है जो हवा को कैरी करने का काम कर रहा है, हवा को लेके जा रहा है लंग्स के डेप्थ में। तो ये एयर को ह्यूमिडिफाई कर रहा है, साफ कर रहा है, साथ में डस्ट पार्टिकल्स हटा रहा है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। तो बेटा नॉस्ट्रल्स से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का एरिया इज कॉल्ड एज द कंडक्टिंग जोन। रेस्पिरेटरी जोन बेटा वो जोन होता है जो हवा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, जहां से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 बाहर जाएगी। जहां पे असली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन में आता है एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। बेटा एल्वियोलर डक्ट क्या होता है? जिससे एल्वियोलाई जुड़ा हुआ है यहां, दिस इज एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, अब आइए, अब बेटा हम शुरू करते हैं आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में। अब बेटा आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स थी जहां से आपने हवा ली, एयर एंटर्स। फिर बेटा नेजल चैम्बर या नेजल पैसेज में आपकी हवा गई थी। ठीक है, अब आपकी हवा कहां गई थी? इस नेजल पैसेज या इस नेजल चैम्बर में। अब यहां क्या होगा? यहां बेटा म्यूकस था और हेयर था। फिर वहां एयर को बेटा ह्यूमिडिफाई किया गया, थोड़ा मॉइस्चर मिला। फिर बेटा यहां से डिवाइडेड बाय अ कार्टिलेज कॉल्ड एज नेजल सेप्टम। बेटा आपकी नाक जो होती है 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि बीच में होता है बेटा नेजल सेप्टम जो नाक को डिवाइड करता है 2 रीजन्स में। अब बेटा उसके बाद हवा गई फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। फिर बेटा हवा जा रही है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या है? आपका वॉइस बॉक्स विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। बेटा जो आपका वॉइस बॉक्स है वो कार्टिलेज से ही बना होता है। यह आपकी ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होता है। डायग्राम में भी हमने देखा ये जस्ट ट्रैकिया के ऊपर ही प्रेजेंट होता है, राइट, प्रेजेंट अबव ट्रैकिया। अब होता क्या है बेटा, आपका जो खाना है वो भी आ रहा है, आपकी हवा भी आ रही है। अब इसलिए बेटा बहुत बार लोग क्या करते हैं, खाना खाते खाते बोलना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मुंह से खाना भी जा रहा है और हवा भी जा रही है। तो यार गलती से वो खाना आपकी हवा की नली में ना चला जाए, इसलिए बेटा आपकी ट्रैकिया के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बेटा एक तरीके की कवरिंग है। मान लीजिए कि दिस इज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। भाई अगर इस बॉटल के ऊपर ढक्कन नहीं होगा तो कोई भी बैक्टीरिया इस बॉटल में घुस सकते हैं। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर गिर सकता है। अगर मैं इस पर एक ढक्कन लगा दूं तो मैंने प्रोटेक्ट कर लिया बॉटल को। तो बस उसी तरीके से बेटा ट्रैकिया के ऊपर भी एक तरीके से एक फ्लैप लग जाता है जो यूं बंद होता है और खुलता है, ताकि बेटा इसमें खाना ना चला जाए, सिर्फ हवा जाए। समझे? ठीक है, एपिग्लॉटिस अ कार्टिलेज दैट कवर्स ट्रैकिया टू प्रिवेंट फूड एंट्री। अब आता है बेटा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया बेटा वेंट्रल साइड मतलब आगे की तरफ यहां पे आपके प्रेजेंट है। ये बेटा एक सी शेप्ड कार्टिलेज से कवर होता है। यार अब आपकी लंग्स या आपकी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, एकदम पतली पतली होती हैं ये। अब इनमें क्या होता है यार, इनकी प्रोटेक्शन जरूरी है, तो इनके पास होते हैं बेटा सी शेप्ड कार्टिलेज। अब बेटा इस तरीके के किस कलर से बनाएं, किस कलर से बनाएं, हमें कोई नया कलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक ऐसा कोई कलर बनाती हूँ। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या होता है, ऐसे सी शेप्ड के कार्टिलेज होते हैं, राइट। और ये जो कार्टिलेज होते हैं
ये कार्टिलेज बेटा आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक होते हैं। ठीक है, ये कार्टिलेज बेटा आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक आते हैं। समझे आप? ये कार्टिलेज बेटा ट्रैकिया से शुरू होते हैं और आपके इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक कवर करते हैं। ये आप यहां फील भी कर सकते हो टच करके, दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजेस। ये क्वेश्चन भी बेटा पूछा जाता है कि ये जो कार्टिलेज हैं ये ट्रैकिया से शुरू होते हैं प्लस ये इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक रहते हैं। ट्रैकिया को बेटा हम विंड पाइप भी कहते हैं, जिससे हवा पास हो रही है लंग्स तक। फिर आता है प्राइमरी ब्रोंकस, जब बेटा ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दिस इज ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। इसके ऊपर भी बेटा सी शेप्ड का कार्टिलेज है। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकस बेटा सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हुआ, इस पे भी कार्टिलेज है। फिर ये डिवाइड हुआ टर्शरी पे, इस पर भी सी शेप्ड कार्टिलेज है। फिर ये डिवाइड हुआ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स पे, इस पे भी कार्टिलेज है। बट इसके बाद बेटा जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं उस पे कोई सी शेप्ड कार्टिलेज नहीं होता। और बेटा अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है सारा कंडक्टिंग जोन था। क्या था ये सारा? कंडक्टिंग जोन। अब बेटा हम लोग पहुंच गए, हवा बेटा पहुंची आपकी एल्वियोलाई तक। कहां पहुंच गई? आपकी एल्वियोलाई तक पहुंच चुकी है भाई साहब हवा। अब बेटा एल्वियोलाई का क्या काम होता है? ठीक है, अब मैं डायग्राम बनाती हूं आपके एल्वियोलाई का। दिस इज बेटा आपका एल्वियोलाई। अब जो हवा है दैट इज ऑक्सीजन, वो बेटा एल्वियोलाई तक पहुंच चुकी है। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन होती है बेटा पतली पतली सी, यहां पे होती है बेटा ब्लड वेसल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बेटा अब है तीन मेम्ब्रेन। अब आपको तीन मेम्ब्रेन नजर आएंगी। बेटा हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल चैप्टर में हम ये चीज पढ़ते हैं जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, तो एल्वियोलाई के अंदर होता है एल्वियोलर एपिथेलियम, दैट इज फर्स्ट मेम्ब्रेन। बेटा ब्लड वेसल्स के अंदर होती है एंडोथीलियम, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। मैम आपने थर्ड लेयर क्यों लिखा है? अभी हमने सेकेंड लेयर तो बनाई नहीं। बेटा बीच में इनके जो ये गैप दिख रहा है आपको, दिस इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर विच इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बेटा एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में और ब्लड से CO2 जाती है बाहर की तरफ, और यहां पे तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं बेटा यहां से। ठीक है, एल्वियोलाई कैसा दिखता है? एल्वियोलाई बेटा बलून शेप्ड होता है, बलून जैसा नजर आता है एकदम। हाईली वैस्कुलराइज्ड, बेटा बहुत सारी कैपिलरीज वगैरह लिपटी होती हैं एल्वियोलाई के ऊपर। फिर बेटा इसमें दो लेयर है सेल्यूलर, सेल्यूलर लेयर है एल्वियोलर एपिथेलियम 1 एंड एंडोथेलियम दैट इज 2, और बेटा एक नॉन सेल्यूलर लेयर है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेटा ये तीन लेयर से फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है जहां से ऑक्सीजन छन के ब्लड में आती है और CO2 छन के बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है, ये बेटा डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी का है कि कौन सी मेम्ब्रेन्स होती है, कौन सी सेल्यूलर है। एंडोथेलियम और एल्वियोलर एपिथेलियम सेल्यूलर है, ये नॉन सेल्यूलर है। चलिए, तो ये चीज हम देख सकते हैं, आपकी नेजल कैविटी, ये नॉस्ट्रल्स, यहां से लैरिंक्स है, यहां से ट्रैकिया डिवाइड हुई। इस तरीके से बेटा हमने पूरा स्ट्रक्चर जो है देख लिया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, ताकि हमें पता चले हम कहां तक सही पहुंचे हैं। फ्रॉग्स बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। बेटा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है दैट इज थ्रू द स्किन। ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? दैट इज थ्रू देयर स्किन। नेक्स्ट, मैमेलियन लंग्स के पास न्यूमरस एल्वियोलाई होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एल्वियोलाई सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ही मदद नहीं करते। ये बेटा अगर आप एक एल्वियोलाई को खोल के बिछाओगे, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये बस ऐसे फोल्डेड पड़े हुए हैं। ये क्या सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसियस डिफ्यूजन।
ठीक है, अगर बेटा आप बहुत लंग के सारे एल्वियोलाई खोल के बिछा दोगे ना, कारपेट बिछ जाएगा। ये सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन इंक्रीज करते हैं ताकि ऑक्सीजन को भेज सके अंदर और CO2 को निकाल सके बाहर। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्टिब्रेट हैव मोस्ट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम? दैट इज ऑफ कोर्स बेटा अस मैमल्स। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया? कि ट्रैकिया कहीं पिचक ना जाए बेटा, तो वी हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। विच सेट ऑफ एनिमल्स हैव सेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? आइए देखते हैं बेटा। आर्थ्रोपोडा के पास तो होती हैं बुक लंग्स, बुक गिल्स। यहां मोलस्का के पास होती हैं सिर्फ गिल्स। स्पॉन्जेस के पास क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन करते हैं। अर्थवॉर्म के पास क्या होती है? मॉइस्ट क्यूटिकल। रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों के पास बेटा लंग्स होती हैं। एम्फीबियंस के पास स्किन, लंग्स, बट इंसेक्ट्स के पास बुक लंग्स, बुक गिल्स। इस वजह से बेटा जो दो सेम थे यार, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से कहां तक होता है बेटा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब बेटा स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। क्या होता है जब तुम सांस अंदर लेते हो और जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो? तो आइए बेटा, इसमें हमारी दो टाइप की मसल्स जो है इन्वॉल्व होती हैं। दैट इज डायफ्राम, जो बेटा आपकी लंग्स के एकदम नीचे प्रेजेंट है, और दूसरी होती है इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स बेटा इधर लेटरली प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डायफ्राम क्या है? आपके नीचे प्रेजेंट है। ये आपके रिब्स के बीच में इस साइड पर, यहां पर लेटरली प्रेजेंट है बेटा इंटरकोस्टल मसल्स। जो अंदर की तरफ है दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो थोड़ा बाहर की तरफ है आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। आइए बेटा अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। बिफोर दैट हमें थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। नोट करेंगे बेटा, वैसे तो आई एम अ बायोलॉजी टीचर, बट हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में। बेटा बॉयल्स लॉ ऐसा कहता है, हालांकि आपको नहीं पता भी है तो इट्स टोटली फाइन, कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mmHg। ठीक है, एयर बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दो बॉक्स हैं और इधर हवा ज्यादा है और इधर कम, तो बेटा हवा मूव करती है हाई प्रेशर से। हाई क्योंकि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो यहां प्रेशर ज्यादा है, यहां कम मॉलिक्यूल्स हैं तो प्रेशर कम है। एयर बेटा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। कहां से? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है। ठीक है, अब ब्रीदिंग में बेटा दो स्टेप्स होते हैं, दैट इज सांस लेना और सांस छोड़ना। इनहलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बेटा इनहलेशन। इनहलेशन में होता क्या है, अब ध्यान देंगे। अब यहां पर आपको बेटा दो चीजें पढ़नी है। यहां आएगा डायफ्राम। अब बेटा आपने सांस अंदर ली तो बेटा आपकी लंग्स के अंदर हवा जाने लग रही है। अब आप देखो एक बार, ठीक है, क्या हुआ? जब आपने बेटा सांस ली तो आपकी लंग्स के अंदर हवा घुस रही है। क्या हो रहा है? आपकी लंग्स के अंदर हवा बेटा घुस रही है। लंग्स फूल गई हैं एकदम, जैसे अगर बेटा आप एक बलून को फुलाओगे, उसमें हवा डालोगे तो वो फूल जाएगा। तो बेटा लंग्स के अंदर क्या हुआ है? वॉल्यूम बढ़ गया है, क्योंकि आप इसमें हवा फेंक रहे हो। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, लंग्स फूल रही हैं। तो बेटा जब लंग्स फूलेंगी तो ये जो डायफ्राम प्रेजेंट था लंग्स के नीचे, ये बेटा पिचकेगा। ये पहले तो ऐसा होता था, बट बेटा अगर कोई ऐसी रॉड है जो मुड़ी हुई है, मैं इस पे प्रेशर लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगी? सीधी हो जाएगी। तो बेटा उसी तरह ये डोम शेप डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स के साथ क्या हो रहा है बेटा? जब आपने सांस ली तो आप ये देखो, मूवमेंट देखो, आपकी चेस्ट बेटा फूलती है। ठीक है, आप सांस ले रहे हो बेटा, बलून में हवा भरोगे तो बलून बड़ा हो जाएगा, वैसे ही लंग्स में हवा भरोगे तो रिब्स बेटा ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव कर रही हैं। आपने भर दिया वॉल्यूम। भाई कोई बलून इतना सा था, आपने हवा भरी, वो इतना बड़ा हो गया, तो भाई वॉल्यूम बड़ी है, राइट? और प्रेशर क्या है? कम है।
क्योंकि हमें पता है अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम ही होगा। इस तरीके से बेटा इनहलेशन होता है। ठीक है, इनहलेशन होने के लिए पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जो हमारी लंग्स हैं वो एकदम पिचकी हुई होनी चाहिए, इनमें वॉल्यूम कम होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर भी कम होना चाहिए, प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है यहां ध्यान दो, मैं आपको समझाती हूँ। सॉरी मैंने गलत लिख दिया था बेटा। ये रही बेटा आपकी लंग्स। अब आप चाहते हो आप सांस लो और हवा अंदर जाए, तो बेटा हवा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाएगी। तो बेटा अगर आप सांस लेना चाहते हैं तो लंग के अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। लंग्स के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बेटा ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो प्रेशर में घुसेगी। इस तरीके से इनहलेशन होता है। ठीक है, अब आता है बेटा एक्सहलेशन। एक्सहलेशन क्या होता है? आपने सांस छोड़ दी, रिलैक्स, सांस छोड़ दी, तो बेटा जैसे ही आप लंग्स में से सांस छोड़ोगे, जैसे ही आपने बेटा सांस छोड़ी तो यार लंग्स पिचकने लगेंगी। लंग्स से सारी हवा बाहर जा रही है, लंग्स का बेटा पिचकने लगेंगे और डायफ्राम वापस से डोम शेप्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा, वापस से रिलैक्स हो जाएगा। लंग्स से बेटा हवा बाहर निकल रही है तो क्या होगी? हवा डिक्रीज। ठीक है, यहां हम बेटा डायफ्राम के बारे में बता रहे हैं कि लंग्स की वॉल्यूम डिक्रीज हुई, डायफ्राम रिलैक्स हुआ, वापस से डायफ्राम डोम शेप्ड बन गया। इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुई? अब आप देखो, आपने सांस छोड़ दी तो रिब्स क्या हुई? इनवर्ड मूव करी और डाउनवर्ड मूव करी। ठीक है, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। और बेटा क्या हुआ? अब आपकी वॉल्यूम बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बेटा ये रही आपकी लंग्स। अब यहां पर प्रेशर हो गया है ज्यादा। अब बेटा हवा कहां मूव करेगी? और यहां है प्रेशर कम, अंदर से बाहर मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरीके से बेटा एक्सहलेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि कैसे हवा अंदर आती है, अंदर आती है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, प्रेशर कम होता है, डायफ्राम नीचे मूव करता है तो चपटा हो जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं बेटा तो डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, लंग्स की वॉल्यूम घटती है, प्रेशर बढ़ जाता है। आ जाइए, अब पढ़ते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इनके ऊपर से भी बेटा नॉर्मली इस चैप्टर में डायरेक्टली आपके स्कूल एग्जाम्स में, नीट में क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम आते हैं। तो पढ़ते हैं ब्रीदिंग रेट। बेटा व्हाट इज योर ब्रीदिंग रेट? बेटा 12 से 16 टाइम्स पर मिनट आप ब्रीथ करते हो। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना मिलाकर देयर इज वन ब्रेथ। लाइक मैंने सांस ली, छोड़ी, दिस इज ब्रेथ नंबर 1। इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इक्वल्स टू ब्रेथ। तो बेटा मैं 1 मिनट के अंदर कितनी सांस अंदर ले सकती हूँ, छोड़ सकती हूँ, कितनी बार? दैट इज मैं 12 से 16 टाइम्स ब्रीदिंग करती हूँ 1 मिनट में, नॉर्मल ह्यूमन करता है। तो 1 ब्रेथ इक्वल्स टू 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होता है? डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन इनहेल्स और एक्सहेल्स एट डिफरेंट कंडीशंस। बेटा हर इंसान अलग समय पर इनहेल करता है, अलग टाइम पे एक्सहेल। जैसे कई लोग आराम से इनहेल करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं। ठीक है, हर कोई बेटा, हर किसी की लंग, अब भाई कोई स्मोकिंग करता है तो उसकी लंग्स वीक हो जाती हैं, तो यार सबकी लंग्स की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, राइट? डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन इनहेल्स एंड एक्सहेल्स एट डिफरेंट कंडीशंस। बेटा कई लोग होते हैं जो भागते समय बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि सोचना, जब भी आप किसी मैराथन में भाग रहे हो, रेस में भाग रहे हो, तो कहा जाता है कि यार मुंह बंद करके भागो। क्यों? क्योंकि अगर मुंह से हवा लोगे तो आप सांस नहीं लोगे तो आप थकने लगोगे ज्यादा, इसलिए बेटा लोग मुंह बंद करके भागते हैं। ठीक है, तो किस अमाउंट पे कौन इंसान किस समय पर कितनी हवा अंदर ले रहा है वो अलग अलग होती है। स्पाइरोमीटर करके बेटा एक डिवाइस होता है जिससे आप मेजर कर सकते हो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये बेटा कुछ ऐसा दिखता है डिवाइस, इसमें आपको यहां से फूंक मारनी होती है पकड़ के, फिर ये बॉल्स बेटा ऊपर की तरफ मूव करती हैं।
ठीक है, आपको होल्ड करना होता है इन बॉल्स को ऊपर की तरफ। इससे जज किया जाता है कि आपकी लंग्स कितनी हेल्दी है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो भाई आपकी एनसीईआरटी ने टोटल देयर आर 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दे रखी हैं। इन चारों रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने नॉर्मल सांस ली, नॉर्मली सांस छोड़ दी, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन नॉर्मली इनहेल्स एंड एक्सहेल्स इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। तो ये बेटा नॉर्मली इंसान 500 ml की टाइडल वॉल्यूम होती है। भाई अगर मैं नॉर्मली सांस ली और सांस छोड़ दी, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, टीवी। ठीक है, सांस ली, इनहेल की, दिस इज इनहेलेशन, दिस इज एक्सहेलेशन। नॉर्मल सांस ली और छोड़ दी इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये होती है बेटा 500 ml। अब बेटा टाइडल वॉल्यूम के साथ अगर आप ब्रीदिंग रेट को इनटू करोगे तो आप मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम निकाल सकते हो कि 1 मिनट में आपकी लंग में कितनी वॉल्यूम होती है। दैट इज बेटा अगर आप 500 ml को 12 इंटू 12 16 पर मिनट से करोगे तो 6000 से 8000 ml आपकी 1 मिनट की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। फिर आती है बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मान लो बेटा मैं सांस ले रही थी, नॉर्मल सांस लेना, पर अगर मैं स्विमिंग करने जा रही हूं तो मैं क्या करूंगी? जब भी बेटा आपने देखा होगा जो लोग स्विमिंग करते हो फटाफट स्विमिंग पूल से बाहर निकल के एक लंबी सांस खींचते हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन करते हैं। ठीक है, तो बेटा जब अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन फोर्सफुली इनहेल, आप नॉर्मली तो जो हवा ले रहे हो ठीक है, पर आप कितनी हवा एक्स्ट्रा अंदर ले सकते हो, फोर्सफुली इनहेल कर सकते हो, apart from normal inhalation is called as inspiratory reserved volume। ठीक है, that can be, आप एक्स्ट्रा कितनी हवा अंदर ले सकते हैं बेटा? 2500 से 3000 ml। ओ माय गॉड, मतलब नॉर्मल तो इंसान इतनी सांस ले सकता है, बट भाई एक्स्ट्रा वो और भी ले सकता है। तो दिस इज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो नॉर्मल सांस, दिस इज नॉर्मल इनहेलेशन, इससे इतनी सांस ये एक्स्ट्रा अपनी लंग्स में ले सकता है। ओ माय गॉड, 2500 से 3000 ml ली जा सकती है। अब बेटा आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब कितनी, जैसे बहुत लोग बेटा ऐसे ना क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं कौन ज्यादा देर सांस रोकेगा, तो उसमें क्या करते हैं बहुत लोग ऐसे जबरदस्ती बहुत सारी सांस बाहर निकालते हैं। या जब आप अपनी नाक साफ करते हो तो आप कैसे करते हो? फुल प्रेशर से हवा अपनी लंग से निकालते हो, क्योंकि आपको अपनी नाक साफ करनी है, तो आप एकदम प्रेशर लगाते हो ऐसे। ठीक है, सो सो ऐसे सुबह सुबह कितने लोगों की आवाज आती है, आपने सुबह उठ के देखी होगी, सो सो, इतनी हवा बेटा बाहर पुश आउट करते हैं अपनी लंग से। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है कि बेटा कितनी हवा आपने फोर्सफुली अपनी लंग से बाहर निकाली। amount of air a person can forcefully exhale apart from normal exhalation। बट बेटा हवा आप 1000 से 1100 ml ही अपनी बॉडी से निकाल सकते हो फोर्सफुली। ओके, विच मीन्स नॉर्मली तो इंसान इतना एक्सहेल कर सकता था, नॉर्मली इंसान इतनी हवा ही निकाल सकता है, बट भाई किसी ने इतनी निकाल दी, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी हवा आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो अपनी लंग्स से। फिर बेटा आती है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब होता क्या है बेटा, आप लोगों की लंग्स, सोचो यार लंग्स एकदम बलून जैसी हैं, अगर उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहेगी तो वो बलून की तरह पिचक जाएंगी। तो यार लंग्स में हमेशा थोड़ी सी हवा रहती है, जिस हवा को चाहकर भी आप अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते हो। कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तुम कितना ही बेटा सुबह उठक के सुनक लो अपनी नाक, कितना ही प्रेशर लगा के तुम अपनी नाक साफ कर लो, बट तुम्हारी लंग्स नहीं पिचकेंगी बेटा। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी लंग्स में हमेशा थोड़ी हवा रहती है जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल, बची हुई हवा जो हमेशा रहेगी। दैट इज बेटा आपकी लंग्स में 1100 से 1200 ml हमेशा हवा रहती है। ठीक है, इस हवा को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। इतनी सी रेसिडुअल वॉल्यूम, इतनी हवा बेटा हमेशा लंग्स के अंदर रहेगी ही रहेगी। आप इतनी हवा फोर्सफुली निकाल सकते हो, इसको आप कभी नहीं निकाल सकते, या आपकी लंग्स में हमेशा रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। सो बेसिकली बेटा क्या होता है, इन वॉल्यूम्स को ही प्लस माइनस करने से बनती है आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। तो बेटा सबसे पहले रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। जब आप अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को प्लस करते हो तो इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है। ठीक है, कि भाई मैं ऐसे बोलूं, आज आरुषि मैम तो सिर्फ जो है 2 किलोमीटर भागी, कल मैम 5 किलोमीटर भागी, तो मैम की कैपेसिटी कितनी है 2 दिन में भागने की? 5 + 2 7 किलोमीटर मैम भाग सकती है 2 दिन में। तो भाई कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी है ना, तो वॉल्यूम को प्लस करके, ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। अब हम कैपेसिटी पता लगा रहे हैं भाई लंग्स की। तो सबसे पहले आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है एक इंसान की लंग में टोटल सांस कितनी आई है, नॉर्मल और फोर्सफुल मिलाकर। तो बेटा नॉर्मली आई है टीवी प्लस जो आपने फोर्सफुली ली IRV। ठीक है, क्या हुआ बेटा, हमने क्या किया, हमें निकालना है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। भाई एक इंसान की लंग्स में कितनी ऑक्सीजन हो सकती है एक बारी में, कितनी वॉल्यूम हो सकती है, कितनी हवा हो सकती है। तो आप बेटा नॉर्मल प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस कर दोगे। अरे आपने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है, इसको और इसको, तो दैट मेक्स आप टोटल कितनी सांस ले पाए, प्लस कर दो वॉल्यूम्स को। तो बेटा यही हमने किया। एक सेकेंड, हाँ राइट, तो ये रही इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, दैट इज टीवी प्लस IRV। ओके मैम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। जब आपने अपनी लंग से हवा निकाली फिर आप टोटल कितनी हवा अंदर भर सकते हो। फिर आता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है बेटा आप कितनी हवा अपनी बॉडी से फोर्सफुली और नॉर्मली मिलाकर बाहर निकाल सकते हो। तो बेटा टीवी प्लस ERV, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। मैंने नॉर्मली सांस ली, अब मुझे मेरी नाक साफ करनी है, मैं कितनी हवा बाहर निकालूंगी? पहले तो जितनी हवा मैं निकाल सकती हूँ नॉर्मल, फिर मैं फोर्सफुली प्रेशर लगा के और हवा निकालूंगी। तो बेटा हम क्या करें, हमने बेसिकली इनको प्लस कर दिया, ये और ये, इसको तो आप कभी वैसे भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो टीवी प्लस ERV इज कॉल्ड एज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम्स को प्लस कर रहे हैं हम, नथिंग एल्स। फिर आता है बेटा नेक्स्ट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन। बेटा जब आपने अपनी नाक से नॉर्मल हवा बाहर निकाल दी, ठीक है, अब ये कह रहा है आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स। भाई आपने नॉर्मली कुछ सांस बाहर निकाली, ऐसे आपने फोर्सफुली कोई प्रेशर नहीं लगाया, कुछ नहीं, तो आपकी लंग्स में क्या बच रहा है? ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल, कितनी हवा बची है? RV तो बचेगा ही, प्लस वो फोर्सफुल वाली भी पड़ी हुई है क्योंकि आपने उसको निकाला नहीं है लंग्स से। तो FRC इक्वल्स टू RV प्लस ERV। ठीक है, नॉर्मली बेटा आप इतनी हवा निकाल दोगे, पर बेटा ये हवा अभी भी लंग्स में पड़ी हुई है, ERV प्लस RV। नेक्स्ट आता है बेटा वाइटल कैपेसिटी। द वाइटल कैपेसिटी क्या होता है समझना, अमाउंट ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन एंड वाइस वर्सा। अमाउंट ऑफ एयर पर्सन इनहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन। मैं कितनी हवा बेटा, अब यहां पे नॉर्मल और फोर्सफुल दोनों की बात हो रही है,
तो बेटा मैं नॉर्मल और दोनों फोर्सफुल ERV IRV को प्लस कर दूंगी, क्योंकि यहां पे बात करी जा रही है कि भाई नॉर्मल वॉल्यूम को और फोर्सफुल वॉल्यूम्स को प्लस करा जाए। वाइटल कैपेसिटी। लास्ट आती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो भाई टोटल लंग कैपेसिटी में 4 वॉल्यूम्स पड़ी थी, चारों को प्लस कर दो। टीवी, IRV, ERV और RV लंग्स की टोटल कैपेसिटी है ये। द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स इज दिस। ठीक है, चलिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन। बेटा आपने फोर्सफुली बाहर हवा निकाल दी, फिर भी आपकी लंग्स में क्या बचेगा? रेसिडुअल वॉल्यूम। अब आइए मैच द कॉलम करते हैं, इजी होगा, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो बेटा देखिए, टाइडल वॉल्यूम थी हमारी, दैट इज 500 ml। ओके, तो ए का सी ऑप्शन होगा। भाई सब में ही सी है, इस ऑप्शन को हटा दो। मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी 2500 से 3000, मतलब सेकंड का होगा ए ऑप्शन, विच मींस अब ये भी कट गया। अब इन दोनों में है एकदम हमला। ठीक है, अब आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बेटा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और बेटा आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत आसपास थी, जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी कितनी? 1000 से 1100 ml, थर्ड का बी। और आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम है 1100 से 1200 ml। और बेटा वाइटल कैपेसिटी कितनी है? वाइटल कैपेसिटी है बेटा टोटल, ठीक है, प्लस टीवी, IRV प्लस ERV इज वाइटल कैपेसिटी। उसको आप प्लस करके देखोगे, इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस करोगे तो बेटा इतनी ही आएगी, जिसमें बेटा आपकी क्या मैच हो रही है? क्या मैच हो रहा है? ये वाली स्टेटमेंट पूरी मैच हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। भाई आपने सांस ली, आपकी सांस आपकी लंग्स से बेटा आपके एल्वियोलाई में पहुंच गई। अब एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद बेटा कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से क्या है, कौन से फैक्टर हैं जो एल्वियोलाई से हवा को एक्सचेंज में अफेक्ट कर सकते हैं? भाई सबसे पहली चीज, ठीक है पानी पीते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसेस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो भाई क्या अफेक्ट कर सकता है? ऐसी क्या चीज आपके रोक लगा सकती है? भाई क्या रोक लगा सकती है आपके? दैट इज थिकनेस कितनी है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की, पार्शियल प्रेशर कितना है, गैस से कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, लंग्स के अंदर, सॉल्युबिलिटी कितनी है, कौन सी गैस बेटा ब्लड में इजीली घुल रही है। तो आइए बेटा देखते हैं थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। लेस देन 1 mm थिकनेस, इजी डिफ्यूजन। बेटा अगर इससे कम थिकनेस होगी तो इजीली, खुद ही सोचो ना, अगर यहां पर 2 लेयर लगाऊं और कोई चीज पास करें तो बेटा टफ होगा। वहीं अगर एक लेयर पतली लेयर होगी तो कोई भी चीज इजीली पास थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी डिपेंड करता है। देन आता है बेटा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर पहले हम समझेंगे होता क्या है। मान लीजिए बेटा एक डब्बा है जिसके अंदर अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है, 2 अलग गैसेस हैं मान लो। तो बेटा हर गैस, ये गैस कितना प्रेशर लगा रही है, दूसरी गैस कितना, तो बेटा हर गैस का एक इंडिविजुअल प्रेशर होता है, वो कितना लगा रही है। तो बेटा प्रेशर एक्सर्टेड बाय an individual gas in a mixture of gases is called as partial pressure। एक मिक्सचर ऑफ गैस में एक अकेली गैस कितना प्रेशर लगा रही है is called as the partial pressure। Air always move from high pressure to low pressure। फिर आता है बेटा solubility, कितनी जल्दी घुलेंगी ब्लड में। तो भाई more is the solubility the better it is। more is the solubility, उतना ही आसानी से वो घुल जाएगी खून के अंदर। तो बेटा ऐसा कहते हैं कि CO2 बेटा 20 से 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी घुलती है ये। ठीक है, फिर आता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम इस टॉपिक में बेटा ये चार्ट दे रखा है आपकी NCERT का, ठीक है, टेबल 14.1 आपकी न्यू NCERT का। इसमें बेटा जो डेटा है ये अपने को याद करने का है।
अब याद करना है, आइए करते हैं। तो भाई ऑक्सीजन और CO2 का पार्शियल प्रेशर हर जगह पे अलग अलग होता है। भाई हवा में ऑक्सीजन अलग प्रेशर लगा रही है, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन अलग प्रेशर लगा रही है, ब्लड में अलग लगा रही है, तो हर जगह बेटा हर गैस अलग अलग प्रेशर होता है। तो बेटा हवा के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर है 159 mmHg, CO2 का है अरे बाय 0.3, बहुत कम, ठीक है। वहीं एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन, ठीक है, आई, इसका प्रेशर है 104, वहीं बेटा CO2 का है 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो हम CO2 को चाहेंगे CO2 ज्यादा हो, यहां बेटा CO2 45 होती है और O2 कम होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा ऑक्सीजन ज्यादा होगी 95 और CO2 होगी कम। टिश्यूज में क्या है बेटा, टिश्यूज के अंदर CO2 ज्यादा होती है, दैट इज 40-45। तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का और टिश्यू का तो एकदम सेम सिनेरियो है, यहां पर बेटा CO2 ज्यादा होती है, बाकी हर जगह आप देखोगे ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है। अब बेटा आपकी जो एनसीईआरटी उन्होंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज एंड सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में समझाया। अब इसको हम समझते हैं, आइए एक एक करके। तो भाई मानते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स, कैसे ऑक्सीजन बॉडी में आती है और कैसे CO2 ब्लड से बाहर जाती है। तो आइए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबका प्रेशर लिखो। बाहर है बेटा एटमॉस्फेयर, तो भाई एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर होता है बेटा, अभी ये प्रेशर तुम है ना लर्न करो। PO2 होता है 159, PCO2 कितना होता है 0.3, बेटा इसी तरीके से याद होगा। एल्वियोलाई में PO2 कितना होता है 104, PCO2 कितना होता है 40। देन बेटा ब्लड वेसल आ गई। ब्लड वेसल का क्या सीन है मैम, आइए। तो बेटा हम ब्लड वेसल में 45 ले लेते हैं CO2 का और 40 ले लेते हैं ऑक्सीजन का। अब बेटा क्या होता है, अब मूव करेगी हवा। हवा बेटा प्रेशर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर, ऑक्सीजन की बात हो रही है। अभी बेटा ऑक्सीजन का प्रेशर है ये 159 और अंदर एल्वियोलाई का प्रेशर है 104। तो बेटा हाई कहां है, हवा में, तो ऑक्सीजन कहां से मूव करेगी, हवा से एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन मूव करी हवा से एल्वियोलाई में। अब बेटा अब आता है एल्वियोलाई में प्रेशर ज्यादा है कि ब्लड वेसल में, एल्वियोलाई में, ब्लड वेसल में तो 40 ही है, तो हाई प्रेशर 104 से 40 में ये मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ऑक्सीजन बेटा बॉडी के अंदर आ गई, ऑक्सीजन हाई प्रेशर से लो पे आई, फिर हाई से लो पे गई और बॉडी में घुस गई। अब बेटा CO2 को बाहर फेंकना है, ठीक है, ये रही CO2। CO2 का बेटा यहां है 45, यहां है 40, ठीक है। अब बेटा क्योंकि ये जो ब्लड है, ये ब्लड के अंदर कभी बेटा CO2 का 40, 45, 41, 42 ऐसे ही चलता है। ये तो अपन एग्जैक्ट लिख रहे हैं बट इट्स नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। चलो एक बार हम मान लेते हैं, दिस इज 45 एंड दिस इज 40। अब CO2 कहां मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। यहां है 45, यहां है 40, लो प्रेशर में मूव करी। अब बेटा एल्वियोलाई से हवा में, यहां प्रेशर है 40, यहां है 0.3, तो भाई CO2 कहां जाएगी, बाहर चली जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरीके से बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड वेसल्स। दूसरा पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू। तो भाई सबसे पहले याद करेंगे, हमारी बॉडी का गंदा खून आता है राइट एट्रियम के पास, गंदा खून आ रहा है एकदम सड़ा हुआ, फिर ये गंदा खून राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, यहां से कहां जाता है, लंग्स के पास। लंग्स बेटा इस खून को साफ करती है, साफ करके बेटा ये खून आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये खून जाता है वापस बॉडी में।
ठीक है, यहां पे हम इन ब्लड वेसल्स के नाम लिख लेते हैं। ये बेटा हमने क्लास 10th में पढ़े थे, बट थोड़ा रिवाइज करवाती हूं। बेटा जो हमारी ब्लड वेसल गंदा खून लेके जा रही है इसे कहते हैं वेना कावा। जो इस गंदे खून को लंग्स तक ले जा रही है, दिस इज अ एक्सेप्शन ऑफ आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। फिर बेटा ये कौन सी है, दिस इज जो लंग से साफ खून लेके जा रही है, पल्मोनरी वेन, ओनली एक्सेप्शन ऑफ वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर बेटा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है टिश्यूज तक, आयोटा। ठीक है, चलो बेसिक चीजें तो हमने पढ़ ली, आइए प्रेशर लिखते हैं। एल्वियोलाई में बेटा PO2 होता है 104 और PCO2 होता है 40, राइट। टिश्यूज में बेटा कितना होता है, CO2 ज्यादा होता है भाई, यहाँ CO2 होता है 45 और O2 होता है 40। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का मूवमेंट ट्रैक करेंगे। बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स हैं इस साइड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स में कितना होता है, PO2 होता है दैट इज 95, PCO2 होता है 40। आइए अब पहले ऑक्सीजन का मूवमेंट पढ़ते हैं। बेटा ऑक्सीजन मूव करेगी हाई प्रेशर 104 से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल में विद अ प्रेशर 95, 104 से ये 95 mmHg में आई। अब इस 95 से ये मूव करेगी 40 में, 104 से 95, 95 से 40, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरीके से बेटा ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से हमारे टिश्यूज के अंदर आ जाती है। अब CO2 को बाहर निकालना है, तो बेटा CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स में PO2 होता है 40, PCO2 होता है 45। अब बेटा क्या होगा, ये CO2 बेटा 45 है, यहां 45 है। मैंने आपको क्या बताया था, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये आपको एक अप्रोक्सीमेटी दी गई है। तो मान लो ये हुआ 47 कुछ, तो ये या कम हो गया, 40 हो गया, 41 हो गया, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर ये हाई प्रेशर है, यहां तो बेटा 40 ही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इस तरीके से बेटा CO2 बाहर चली जाती है, हाई टू लो, हाई टू लो, CO2 भी बाहर चली गई। तो बेटा इट इज अबाउट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट। ये हमने पढ़ा बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यूज। अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, 110% आपके स्कूल एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आता ही है। ठीक है, नीट में भी आप मान के चलिए इस टॉपिक पे से क्वेश्चंस उनके फेवरेट रहते हैं। आइए दोनों का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं O2 का ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे बेटा ऑक्सीजन आपके ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है, आपकी पूरी बॉडी में हो रही है। तो बेटा ये दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है, या तो प्लाज्मा के साथ घूमती है 3%, अधिकतर ऑक्सीजन बेटा हीमोग्लोबिन साथ बाइंड करती है। ठीक है, 97% ऑक्सीजन बेटा हीमोग्लोबिन के साथ घूमती है। अब आपको एक चीज समझाती हूं बेटा, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन बेटा किस पे प्रेजेंट होता है, दिस इज RBC। अब आप मान लो भाई ये एक RBC है, इस RBC पे कितने ही हीमोग्लोबिन होंगे, मान लो भाई 6 हीमोग्लोबिन है इस RBC के ऊपर। ठीक है, खूब सारे हीमोग्लोबिन है। एक हीमोग्लोबिन में बेटा 4 सीट्स होती हैं, 4 सब यूनिट से मिलकर 2 अल्फा 2 बीटा, 4 सब यूनिट। तो बेटा आप मान लीजिए हीमोग्लोबिन है एक गाड़ी, और हीमोग्लोबिन की गाड़ी में है 4 सीट्स, और उन 4 सीट पे बेटा हीमोग्लोबिन 4 लड़कियों को ही घुमाना चाहता है, 4 ऑक्सीजन को घुमाना चाहता है। तो बेटा हीमोग्लोबिन के पास 4 सीट्स हैं, तो वो 4 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपनी गाड़ी में बिठा सकता है। कितनी ऑक्सीजन को, 4 ऑक्सीजन को। अब 5वीं ऑक्सीजन आई तो वो हाथ जोड़ेगा, सॉरी नो स्पेस। ठीक है, तो बेटा हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बेटा सिर्फ 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। समझ गए, चलिए अब हम देखते हैं कुछ आपके नॉर्मल फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर बेटा
100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन मतलब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स में आप मान लो 12, बॉयज में 14 to 16। अब बेटा एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, बेटा सॉरी यहां पहली लाइन छूट गई, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है? 1.34 ml। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। बेटा 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन और इतनी ऑक्सीजन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा टोटल आपके 100 ml ब्लड में बेटा 20 ml ऑक्सीजन घूम रही होती है। मतलब अगर आप 100 ml ब्लड निकालोगे तो उसमें अप्रॉक्स 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये बेसिक डेटा हो गया। अब आइए बेटा, अब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टडी ऑक्सीजन कर्व। यही बना देती हूं, चलो नेक्स्ट स्लाइड में बना देती हूं। इसे कहते हैं बेटा ऑक्सीजन कर्व। ये कर्व बेटा कुछ ऐसा नजर आता है। ये बेटा आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर पर बनता है। किस पे? सैचुरेशन पे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ये कर्व बनता है। ठीक है, दैट इज परसेंटेज सैचुरेशन और बेटा आपका पार्शियल प्रेशर पे ये कर्व बनता है। अब आप देखो हीमोग्लोबिन आ चुका है। आजा मेरी गाड़ी में। अब हीमोग्लोबिन बेटा निकला सैर पे। अब यहां पे बेटा हीमोग्लोबिन जी जो है वो अपनी गाड़ी लेकर निकले हैं। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, वो निकली है अपने घर से। अब बेटा उसने देखा ऑक्सीजन खड़ी है, एक लड़की रास्ते में खड़ी है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज वेटिंग लाइक जा कोई आएगा भाई। तो भाई हीमोग्लोबिन जी आ गए। तो ऑक्सीजन बेटा अकेली है तो वो थोड़ा कतराई, कहीं मेरे को किडनैप तो नहीं कर लेगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगी। खुद ही सोचो, नॉर्मल सिनेरियो में भी यही होता है, एक अकेली लड़की एक गाड़ी में तो नहीं बैठेगी ऐसे। तो वो बहुत सोचती है, बट फिर उसे विश्वास दिलाता है हीमोग्लोबिन आई एम द वन। तो बेटा थोड़े समय में ऑक्सीजन बेटा हीमोग्लोबिन के साथ बैठ जाती है। इस वजह से बेटा ये जो कर्व है बेटा, ये शुरुआत के समय में ना थोड़ा सा बेंड होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी ऑक्सीजन अचानक से बाइंड नहीं करेगी, थोड़ा समय लगता है ऑक्सीजन बाइंड करने में, इसलिए बेटा ये कर्व यहां से थोड़ा सा टिल्टेड है। फिर बेटा क्या होगा? अब ऑक्सीजन को कॉन्फिडेंस आ गया, विश्वास हो गया भाई हीमोग्लोबिन पे। तो भाई 1 ऑक्सीजन बैठी, 2 ऑक्सीजन बैठी, 3 ऑक्सीजन बैठी, 4 ऑक्सीजन बैठी। बेटा 4 ऑक्सीजन के बैठने के बाद नाउ हीमोग्लोबिन डजंट हैव स्पेस। तो बेटा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन आ गया। बेटा एक समय बाद हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकती। अरे भाई मान लो एक आरबीसी के ऊपर 10 हीमोग्लोबिन है, 10 की हर हीमोग्लोबिन की 4 सीट पे हर जगह ऑक्सीजन फुल है। अरे भाई उसके बाद वो कैपेसिटी थोड़ी रही है उस आरबीसी की या उस हीमोग्लोबिन की कि वो और ऑक्सीजन को बिठा ले। भाई हीमोग्लोबिन की गाड़ी में 4 ही सीट थी, वो 4 ही ऑक्सीजन को बिठा सकता है। तो यार उसके बाद तो सैचुरेशन आएगा। अब हीमोग्लोबिन हैज सैचुरेशन, अब 100% सैचुरेशन आ चुका है, ये सैचुरेट हो गया। अब आई डोंट हैव, जैसे तुम लोगों को पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं बेटा 1 घंटा डेली पढ़ लो, तुम लोग क्या होते हो? सैचुरेट। अरे यार मैम क्यों आप रोज रोज बोलती हो हमको पढ़ने को? हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि बेटा आप सैचुरेट हो गए। उसी तरह बेटा हीमोग्लोबिन का भी सैचुरेशन आ गया। इस चीज को आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। जैसे बेटा जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड किया, जब बेटा एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड किया तो बेटा कितनी परसेंटेज ऑफ कार भर गई थी? भाई कितनी परसेंटेज आप यहां पे देखो ना बेटा, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अगर आपको सैचुरेशन निकालना है तो कितने मॉलिक्यूल्स बाइंड किए हैं, टोटल कितनी जगह है इनटू 100। तो भाई अगर एक मॉलिक्यूल बैठा तो 25% सीट फुल हो गई। फिर बेटा 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आए तो कितनी जगह भर गई? 50% जगह भर गई। फिर तीसरी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया तो 75% जगह भर गई। चौथा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आते ही बेटा सैचुरेशन आ गया। क्या आ गया? सैचुरेशन। अब और जगह नहीं बची, अब वो और ऑक्सीजन नहीं बिठा सकता है। तो मैम ये चीज बताने के लिए कर्व बनाने की क्या जरूरत थी? बेटा एक्चुअली हम ये कर्व सिर्फ ऑक्सीजन पढ़ने के लिए नहीं बना रहे। अब होता क्या है बेटा
क्या हीमोग्लोबिन के लिए इतना आसान था ऑक्सीजन को पटाना? नहीं यार, किसी के लिए भी नहीं होता किसी को पटाना इतना आसान। भाई ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारी लोग होंगे रास्ते में, ठीक है, CO2 भी निकल रही होगी हाय हेलो करती हुई हीमोग्लोबिन को, ठीक है, टेम्परेचर है, ठीक है, मौसम कैसा है, टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, आसपास आयंस कौन कौन से हैं, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है, H+ CO2 और टेम्परेचर, ये चीजें भी बेटा मैटर करती है। तो सिर्फ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में आप ऑक्सीजन ही नहीं पढ़ते, आप H+ CO2 टेम्परेचर सब कुछ की स्टडी करते हो कि क्या इन चीजों का इफेक्ट ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, ठीक है। मान लो भाई कुछ टेम्परेचर में गड़बड़ी हो गई, कुछ H+ में गड़बड़ी हो गई, तो बेटा ऑक्सीजन भी डरती है, ऑक्सीजन भी डरती है, ठीक है। तो ये बेटा ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। आइए पहले हम ये चीज देख लेते हैं। ये चीज तो खैर हमने लिखी ली है कैसे बाइंड करेगी। अब आप बेटा पहली बात, इस कर्व को कहते हैं सिग्मोइड। दिस इज अ सिग्मोइड, मतलब एस शेप कर्व। अब आपको पता चल गया एस शेप क्यों है, क्यों, पहले थोड़ा समय लगता है, बाइंड होती है एकदम स्ट्रेट, बाइंड हो रही तब तो बेटा ये स्ट्रेट ही है, फिर एक समय बाद बेटा सैचुरेशन आ गया तो ये रुक गई। अब होता क्या है, अब यहां समझने वाला पॉइंट है बहुत प्यारा। देखिए ये है बेटा आपका एल्वियोलाई, ये है आपके टिश्यूज, ये है आपकी ब्लड वेसल। तो बेटा ऑक्सीजन क्या है, यहां है ऑक्सीजन बेटा, क्या होता है, ब्लड कह रहा है, यहां आरबीसी है, ये आरबीसी पर हीमोग्लोबिन, ये कह रहा है ऑक्सीजन को दे दे भाई, एल्वियोलाई प्लीज गिव मी ऑक्सीजन। तो बेटा जब ऑक्सीजन अंदर ब्लड वेसल्स में जाती है, बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। अरे भाई अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो एसोसिएट हो रही है, पर यार हीमोग्लोबिन एक गाड़ी ही है, वो दिन रात शाम सिर्फ ऑक्सीजन को ही चक्कर नहीं कटवा रहा, उसका काम है ऑक्सीजन को घुमाने के बाद घर ड्रॉप करना है। तो बेटा हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने आप से उतारता भी अपनी गाड़ी से, बोलता है भाई तू घर जा, जहां आपको पहुंचना था, आपको कैफे पहुंचना था, जहां पहुंचना था आपको उतार दिया है। तो बेटा जब टिश्यूज में ऑक्सीजन पहुंचती है तो उसे कहते हैं डिसोसिएशन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उतार देता है इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ रही है इज एसोसिएशन। एल्वियोलाई से जब एल्वियोलाई से तो मांगेगा भीख, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दे प्लीज, तो ऑक्सीजन इसको देगा, फिर बेटा एसोसिएट हुआ, फिर ये ऑक्सीजन को दूसरी जगह पहुंचाएगा, डिसोसिएट करेगा। तो बेटा इसी वजह से क्या होता है, कर्व भी शिफ्ट होता है। मान लीजिए बेटा अब क्या हुआ कि यार इसका मन हुआ कि मैं टिश्यूज को दे दूं, अब वो डिसोसिएट कर रहा है, ऑक्सीजन उतरने लग गई, तो बेटा कर्व जो है थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाता है ऐसे। अगर बेटा ऑक्सीजन एसोसिएट हो रही है तो बेटा कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट में। पर अब कंडीशंस मैटर करती हैं। तो बेटा जब कर्व राइट में शिफ्ट होता है मतलब ऑक्सीजन उतर रही है, तब बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+, टेम्परेचर सब ज्यादा होते हैं, क्योंकि यार ऑक्सीजन रोएगी यार, उसको हीमोग्लोबिन से तो तुम उतारोगे तो वहां पर CO2 आती कहती है चल भाई ऑक्सीजन जा तू यहां से निकल, आई एम हेयर, क्योंकि वहां बहुत सारी CO2 वेट कर रही थी हीमोग्लोबिन का। तो भाई ऑक्सीजन को उतरना पड़ेगा, ऑक्सीजन डर के कब निकलेगी हीमोग्लोबिन से, जब CO2 ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ा दो H+, ठीक है, ये सब चीजें हमने बढ़ा दी। पर बेटा अगर CO2 कम है, H+ कम है, टेम्परेचर कम है, तो ऑक्सीजन आराम से एसोसिएट करेगी हीमोग्लोबिन से। तो आप मान सकते हैं इस कर्व की स्टार्टिंग में लंग्स है, यहां बेटा ऑक्सीजन लंग्स में थी। अगर आप इस कर्व को उल्टा देखोगे तो बेटा लंग्स से आप मान लो टिश्यूज में गई, नीचे गई, तो बेटा ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन प्राइमरली रिलेटेड टू PO2, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अलावा PCO2, H+ और टेम्परेचर भी बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। बेटा कब एसोसिएट होगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से, जब बेटा एल्वियोलाई से आएगी, भाई एल्वियोलाई से आते वक्त ही तो एसोसिएट होती है। डिसोसिएट कब होती है, जब टिश्यूज में जाती है। अगर एसोसिएट हो रही है मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, CO2 कम है, H+ कम है, टेम्परेचर कम है।
अगर डिसोसिएट हो रही है मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है, CO2 H+ टेम्परेचर सब बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही बेसिक चीज बेटा हमने यहां पर देखी। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस? थिकनेस, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, प्रेशर। यस, ऑल ऑफ द अबव। अब बताना है डीऑक्सीजनेटेड, अगर बेटा PCO2 45 है तो ये कितनी होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल में? ये होती है 40। ऑक्सीजनेटेड में ये कितनी होती है 40, विच मींस 40 40 जहां भी आंसर होगा ये सही है। इसलिए बेटा वो टेबल याद होनी जरूरी है। ठीक है, अब बेटा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी होनी चाहिए? शुड बी लेस देन 1 मिलीमीटर। फिर बेटा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अकर्स इन टिश्यूज। बेटा ऑक्सीजन डिसोसिएट कब होगी, ऑक्सीजन कब उतरेगी? जब CO2 ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा। ठीक है, जब क्या होगी डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब होगा? जब हाई PO2 होगा? नहीं, जब ऑक्सीजन कम होगा तब ही वो उतरेगी। ठीक है, बाकी चीजें भारी पड़ जाएंगी उस पर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बेटा कितनी ऑक्सीजन को बिठा सकता है? 4। ठीक है, आ जाइए। अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा ऑक्सीजन तो 2 लोगों के साथ ही ट्रांसपोर्ट करती थी, 3% प्लाज्मा के साथ, 97% हीमोग्लोबिन के साथ। बट CO2 बेटा 3 लोगों के साथ ट्रांसपोर्टेशन करती है, प्लाज्मा के साथ 7%, 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ और 70% बाइकार्बोनेट आयन के साथ। बेटा एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, जब हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, हर 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन थी, बट हर 100 ml ब्लड में 4 ml ऑफ CO2 होती है। हम एक एंजाइम है बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये आपको एक नोट बता देती हूं, ये प्रेजेंट होता है आरबीसी और प्लाज्मा के अंदर। अब बेटा हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। इस चीज को बेटा मैं जिस तरीके से पढ़ाऊं कृपा करके उस तरीके से समझना। ठीक है, अब बेटा आपको समझना है कि कैसे टिश्यूज में से ऑक्सीजन बेटा ट्रांसपोर्ट होती है एल्वियोलाई तक। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है 3 तरीके से। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। भाई CO2 यहां पे निकली। अब CO2 बेटा पहला तरीका है CO2 के पास कि वो बाइंड कर जाए प्लाज्मा के साथ, तो बेटा 7% तो प्लाज्मा के साथ बाइंड कर जाती है। फिर बेटा फिर क्या होता है, बची कुची हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है, जिसे बेटा कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऐसे बेटा 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। अब बेटा 70%, क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बेटा प्रेजेंट है, और हाँ ये चीज कहां हो रही है, ये आरबीसी में हो रही है, क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन तो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ये चीज आरबीसी में हो रही थी। अब बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि क्या होता है, ये क्या करती है, बाइकार्बोनेट आयन से बाइंड कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, बाइकार्बोनेट आयन से बाइंड कर रही है। कैसे, दिस इज, यहां पे कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बेटा इस एंजाइम की मदद से ये बाइकार्बोनेट के आयन के साथ बाइंड करती है। ठीक है, दिस इज 70% इसके साथ बाइंड करती है। ठीक है, 7% प्लाज्मा के साथ, 20 से 25% हीमोग्लोबिन के साथ, 70% किसके साथ, बाइकार्बोनेट आयन के साथ। इस तरीके से बेटा ये एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट होती है अलग अलग तरीकों से। ठीक है, फिर बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हमने पढ़ लिया है। अब आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बेटा आपकी बॉडी में कौन है जो आपकी सांसें कंट्रोल कर रहा है,
तो बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन एंड केमिकल रेगुलेशन। बेटा न्यूरल रेगुलेशन में आपके ब्रेन का मेड्यूला और पॉन्स हिस्सा आपकी रेगुलेशन दैट इज रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। वहीं बेटा केमिकल रेगुलेशन कौन करता है? सेंट्रल कीमो रिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। आइए तो बेटा पढ़ते हैं न्यूरल रेगुलेशन के बारे में। इसमें आएगा मेड्यूला एंड पॉन्स। भाई मेड्यूला के अंदर क्या होता है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूला के अंदर? आरआरसी, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इंपॉर्टेंट। पॉन्स में कौन सा सेंटर होता है बेटा? इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बेटा यहां पे मेड्यूला के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेशन और फोर्सफुल रेस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। वहीं बेटा पॉन्स के अंदर क्या होता है? पॉन्स के अंदर होता है स्विच ऑफ सेंटर। बेसिकली इसी तरीके का हो, ठीक है, मान लीजिए दिस इज पॉन्स, दिस इज मेड्यूला। तो बेटा पॉन्स के अंदर एक स्विच ऑफ सेंटर होता है, रिड्यूसेस ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन टू इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। मान लो बेटा आप लोग भाग रहे हो, आपने किसी मैराथन में पार्टिसिपेट किया, यू आर रनिंग, पर भागते समय हमारी बॉडी बेटा कम सांस लेती है, ताकि बेटा आपने कभी देखा अगर आप मुंह खोल के भागोगे तो आप हांफने लगते हो। तो बेटा कई समय पर हमारी बॉडी को नीड होती है कि वो कम इनहेलेशन करे ताकि ब्रीदिंग रेट बढ़े। भागते समय बेटा नाक से फटाफट सांस लो, नाक से अपने आप नाक सांस लेती रहती है, तो उस समय बेटा पॉन्स एक्टिवेट होता है। ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है? पॉन्स बेटा उस समय एक्टिवेट होता है, ठीक है, जो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है। फिर आता है बेटा केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन में आते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स बेटा प्रेजेंट होते हैं आपकी आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी पे बेटा अपन ने पढ़ा था, आरबीसी के ऊपर होता है हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सीजन बाइंड करेगी नहीं करेगी वो किस पे डिपेंड करता है? CO2, H+ और टेम्परेचर पे। तो बेटा ये कीमो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं कि आसपास कहीं CO2, H+ और टेम्परेचर का गड़बड़ाहट तो नहीं चल रही। तो बेटा ये उसका कंसेंट्रेशन चेक करते हैं, आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्लड, जहां पर भी बेटा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना वहां ये चेकिंग करते हैं उस चीज की। आरबीसी पर होते हैं ये रिसेप्टर्स। ये बेटा जैसे मान लो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, तो ये जांच पड़ताल कीमो रिसेप्टर्स कर रहे हैं आसपास के एरिया की। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स बेटा ब्लड वेसल्स में होते हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जैसे अयोटा होती है, ठीक है, अयोटिक बॉडीज अयोटा में होती हैं। कैरोटिड आर्टरी बेटा एक आर्टरी होती है जिसमें कैरोटिड बॉडीज होती हैं। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स बेटा वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बेटा H+ और CO2 की कंसेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं कि भाई CO2, H+ टेम्परेचर सब कम रहे ताकि ऑक्सीजन बाइंड कर सके। तो ये बेटा पूरी कोशिश रखते हैं भाई CO2 हो, H+ हो, टेम्परेचर हो, सब कम रहे, ठीक है। पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहां हैं? दैट इज ब्लड वेसल्स में। फिर आते हैं बेटा डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स बेटा तकलीफें जो आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं। आता है बेटा अस्थमा। अस्थमा बेटा इट इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। बेटा यूजुअली अस्थमा के पेशेंट्स को डस्ट या किसी चीज से एलर्जी होती है, बिकॉज अस्थमा इज अ टाइप ऑफ एलर्जी। इसमें क्या होता है बेटा, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, आपके ब्रोंक्यूल्स के अंदर, आपकी ट्यूब्यूल्स के अंदर सूजन आ जाती है। नॉर्मल इंसान का ऐसा दिख रहा है, बट अस्थमा के पेशेंट का देखो कितना छोटा सा हो गया। डिफिकल्टी होती है सांस लेने में ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स। बेटा ब्रोंक्यूल्स की वॉल में सूजन आ गई है, बिकॉज बेटा जब किसी इंसान को एलर्जी होती है, उसकी आंखों से पानी आता है, वो छींकता है, उसकी बॉडी में सूजन हो जाती है, उसके अंदर, उसके लंग्स में, उसकी ब्रोंक्यूल्स में सूजन हो गई है, जिसकी वजह से सांस अंदर ढंग से नहीं जा पा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर वो पंप लेते हैं, आपने देखा होगा। इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। स्पाज्म बेटा स्मूथ मसल्स में स्पाज्म हो गया है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स की। एबनॉर्मल व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। बेटा आप देखना कभी भी कोई एस्थमेटिक पेशेंट होगा, उनकी ऐसे रहता है, दिस इज व्हीजिंग साउंड, ठीक है। फिर आता है बेटा सेकेंड डिसऑर्डर, दैट इज एम्फाइसीमा। बेटा एम्फाइसीमा उन लोगों को होता है जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं।
तो बेटा जितने भी लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं उन लोगों का जो एल्वियोलाई है ये होता है नॉर्मल, इन लोगों का एल्वियोलाई बेटा डिस्ट्रॉय होने लगता है, डैमेज हो जाता है। तो इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग, एल्वियोलर वॉल इज डैमेज्ड। बेटा जब स्मोक करने से एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाए इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा। बेटा थर्ड डिसऑर्डर आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसको न्यूमोकोनियासिस कहते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये उन लोगों को होता है जो फैक्ट्रीज में उनमें काम करते हैं। बेटा जैसे मान लो कोई माइन में काम कर रहा है, ग्रेनाइट काट रहा है, कोल की माइन में फैक्ट्री में काम कर रहा है, सिलिका की फैक्ट्री में, तो वहां बेटा छोटे छोटे टुकड़े उड़ के उनकी नाक के थ्रू उनकी लंग्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बेटा न्यूमोकोनियासिस करके ये बीमारी होती है, जो अंदर बेटा ऐसे फाइब्रोसिस बना देती है। ठीक है, वर्कर्स इन कोल फैक्ट्रीज, माइंस, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री come in contact with pollutants every day. Exposure to such pollutants called fibrosis in upper part of the lungs. ऐसे फाइब्रोसिस बन जाते हैं, ठीक है, गुच्छे से बनने लगते हैं, जिससे बेटा सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। इसलिए आप देखोगे नॉर्मली जितने भी वर्कर्स होते हैं वो मास्क लगा के रखते हैं। CO2 को बेटा सबसे ज्यादा कौन कैरी करता है? दैट इज बाइकार्बोनेट। फिर बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन दिस कन्वर्जन? बेटा इस कन्वर्जन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, फिर आता है बेटा रेस्पिरेटरी मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय। हमारी रेस्पिरेशन में ब्रेन का कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व होता है बेटा? मेड्यूला एंड पॉन्स। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC कहां होता है बेटा? मेड्यूला में। Reduction in respiratory surface of the lung due to breakdown of partition in the alveoli। बेटा अगर alveoli की वॉल डैमेज हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होती है? एम्फाइसीमा। कौन सी बीमारी होती है बेटा जो डैमेज हो जाती है alveolar wall due to cigarette and smoking? अगेन बेटा इट इज एम्फाइसीमा। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर होता है खत्म। इस चैप्टर में बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादातर आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है, इन पे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट नोट में बेटा आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर का डायग्राम आता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये आपसे पूछ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस लिखो। अपन ने 3 पढ़े थे, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, पार्शियल प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी। तो अच्छी तरीके से बेटा अपने चैप्टर को कवर करिए। आई होप आपको ये समझ आया। अब आप अपने नोट्स की और NCERT की रीडिंग अच्छे से कर लेना, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वन शॉट के अंदर। आई होप आप अच्छे से कवर करें। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड रॉक कर देना। बाय बाय।